सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से शिवम आपके सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है ये हमारे फाउंडेशन कोर्स का सबसे पहला चैप्टर है। जिसने भी केमिस्ट्री पढ़नी है उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है, और एटम और मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो चलो आइए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, मैटर इन सराउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो यूजुअली हमें आंसर मिलता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अब हमें पता चल चुका है कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें चौथी और पांचवी है प्लाज्मा स्टेट, और जो फिफ्थ है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों, इन तीनों के बारे में तो आपको पता ही होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ फोर्थ और फिफ्थ के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है? एक्चुअली दोस्तों, जब किसी भी गैस को, हमें पता है कि जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो गैस बनता है। लेकिन जब गैस को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है तो जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है, और गैस के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो निकल जाते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ रह जाता है न्यूक्लियस। तो ऐसी स्टेट को बोला जाता है प्लाज्मा। क्लियर है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जस्ट एक गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया गया है और उसके इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिए गए हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। ऐसे एटम को जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचे हैं उनको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। क्लियर है दोस्तों? तो फिफ्थ जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये क्या है? हमें पता है कि जब गैस को कूल किया जाता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को कूल किया जाता है तो सॉलिड बनता है, और जब सॉलिड को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, अल्ट्रा मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर, हाई नहीं सॉरी, बड़े ही कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, तब वो जो सॉलिड है, जो गैस है, कोई गैस है, उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे दिया जाए तो वो फ्रीज हो जाती है, और ऐसी गैस को हम नाम देते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन दोनों के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है, सबसे कम एनर्जी किस में है, इन पांचों स्टेट का कंपैरिजन करेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री शुरू थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कन्नड़ ने यह कहा था कि जो कोई भी चीज़ है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो परमाणु से बनी हुई, उन्होंने वर्ड दिया था महर्षि कन्नड़। इन्होंने एक वर्ड दिया था जिसका नाम था परमाणु। ये किसी भी साइंटिस्ट द्वारा दी गई मैटर की पहली थ्योरी थी जिसमें बताया गया था कि कोई भी जो मैटर है वो किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले वर्ड दिया गया था परमाणु। फिर इसी चीज़ को आगे लेके आए डाल्टन सर। तो डाल्टन सर ने इसका पूरी स्टडी करी और उन्होंने भी एक थ्योरी दी जिसको हम डाल्टन थ्योरी बोलते हैं, और उस थ्योरी में बोला गया कि जो सारे के सारे जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? एटम बना हुआ है। एटम बेसिकली वही चीज़ है, परमाणु और एटम सेम ही चीज़ है। परमाणु हिंदी में बोला जाता है और उसी चीज़ को इंग्लिश में हम बोल देते हैं एटम। तो आइए चलिए देखते हैं। ये तो थी हिस्ट्री कि मैटर जो है वो कैसे बना हुआ है। तो जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है, हमें भी पता है। तो आइए मैटर की डेफिनेशन करते हैं और इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि मैटर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो किताबों में भी लिखा है, हम भी वही बताएंगे बिल्कुल। एनीथिंग हैविंग स्पेस, having mass and occupy space। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस कैरी करती है, स्पेस लेती है, और जिसका कोई ना कोई मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे कि मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये मार्कर है, जो कुछ भी, जिस चीज़ को भी हम टच कर सकते हैं, एनीथिंग, एनी कंक्रीट थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या है? वो जी मैटर है। तो बड़े ही प्यारे बच्चे होते हैं, कुछ पूछते हैं कि सर जो एयर है इसको तो हम टच नहीं कर सकते, तो क्या एयर मैटर नहीं है? जी नहीं, एयर भी मैटर है। अगर हम इसको किसी बैलून में फिल कर दें तो एयर स्पेस लेगी,
तो एनीथिंग विच हैव मास, बहुत कम मास होता है लेकिन होता है, और स्पेस कैरी करती है, स्पेस लेती है। तो एयर गैस की बनी हुई है और गैस हमें पता क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है। इट मीन्स जो एयर है वो भी मैटर है। तो मैटर की सीधी सी डेफिनेशन है, हमें भी पता चल चुकी है, वो क्या है, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई ना कोई मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस लेती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, मैटर बोलते हैं। क्लियर। तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इन पार्टिकल्स की अब हमने पढ़नी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कुछ गुण हैं, इनकी कुछ विशेषताएं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पढ़ेंगे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन्हीं पार्टिकल्स की हमने अब आगे कुछ करनी है प्रॉपर्टीज। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो कहती है कि कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, कोई भी मैटर है, कोई भी पेन, चौक, डस्टर, क्लॉथ, कुछ भी है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जी हाँ, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की जा सकती है। आप हम पानी लेते हैं, उस पानी में कोई भी कलर घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए, नमक घोल दीजिए। घोलने के बाद नमक, चीनी और वो जो पेंट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, ना चीनी दिखाई देती है ना नमक दिखाई देता है। तो एक्चुअली वो नमक के पार्टिकल गए कहाँ, वो पानी के पार्टिकल्स के में जो स्पेस था वहाँ चले जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। दैट शोज कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, यही जो पार्टिकल्स हैं अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए तो इस डस्टर को तोड़ा नहीं जा सकता। इस डस्टर के बीच में से हम हाथ लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। इस मार्कर के बीच में से हाथ लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उन लोगों ने अपने आप को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो वो छोड़ नहीं रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। चलिए तीसरा, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी वो है पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे कि इस रूम में एयर भरी हुई है और उस एयर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। इसे देखने के लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप एक डार्क रूम में जाइए और रोशनदान में से रोशनी आने दीजिए, आप देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। तो वो एयर पार्टिकल्स ही हैं जो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दैट शोज द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर सॉलिड जो है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो हिलता भी नहीं है अपने आप, ये डस्टर अपने आप नहीं हिलता, तो क्या इसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं? तो अगर इसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, मूव नहीं कर सकते, तो वो वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत मूव करते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे रहते रहते ही किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं वो। तो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तीनों ही पार्टिकल्स के बने हुए हैं और उन तीनों पार्टिकल्स में स्पेस भी है, वो आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव भी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा बताया था। तो जो कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको इनका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। जो सॉलिड हैं उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास पड़े होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर पड़े होते हैं, कुछ इस तरह से। और जो गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत आवारा होते हैं, घूमते रहते हैं।
कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फिगर्स को देख के हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो सॉलिड है उसकी पहली प्रॉपर्टी, इनके पार्टिकल्स को देख के पता चल रहा है कि इनकी जो शेप है वो फिक्स होगी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, ये हिल ही नहीं सकते बिल्कुल। तो इसका मतलब इनकी जो शेप है वो चेंज ही नहीं होगी। अगर पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे तो इनकी शेप चेंज नहीं होगी, तो इनकी जो शेप है वो फिक्स है। लिक्विड की देखते हैं। लिक्विड की भी हमें पता है कि जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। फिक्स शेप आगे लगा दीजिए क्रॉस, इसकी फिक्स शेप नहीं है। हमें पता है, आप 1 लीटर दूध लीजिए, उसको पतीले में डालिए तो पतीले की शेप ले लेगा, उसको जग में डालोगे तो जग की शेप ले लेगा, उसको किसी और कंटेनर में डालोगे तो वो किसी और कंटेनर की शेप ले लेगा। मतलब कि उसको जिस कंटेनर में डालेंगे हम, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। इट मीन्स लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स शेप, उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। चलिए गैस की बात करते हैं अब जो गैस है, गैस की भी फिक्स शेप कहाँ होती है? नहीं होती। गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जिस तरह का रूम होगा, जिस तरह का बाउंड्री होगी, उसी बाउंड्री की वो शेप ले लेगा। आप एक बैलून ले लो, एक हार्ट शेप के बैलून ले लीजिए, तो वो हार्ट वाला एयर जो है हार्ट की शेप ले लेता है। अगर राउंडेड बैलून ले लेंगे तो राउंडेड बैलून की शेप ले लेगा। मतलब आप जिस तरह के कंटेनर में एयर को डालोगे, एयर उसी कंटेनर की शेप ले लेगी। तो एयर की भी और गैस की भी कोई शेप नहीं होती। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिक्स वॉल्यूम, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। फिक्स वॉल्यूम, जो सॉलिड है इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, बिल्कुल जी फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, डस्टर छोड़िए, आप कोई कंटेनर ले लीजिए, मान लो कि 2 किलो का कंटेनर होता है या 3 किलो का कंटेनर होता है, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद उसकी वॉल्यूम बदल थोड़ी ना जाती है कि हाँ जी ये कल इसकी कैपेसिटी थी 1 किलो, आज इसकी कैपेसिटी ये मोटा हो गया, इसकी कैपेसिटी होगी 1.5 किलो। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि उसमें कितनी एयर आ सकती है, उसमें कितनी एयर आ सकती है, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इस रूम में मान लो, इस रूम में कितनी एयर आ सकती है, तो वो इस रूम का क्या है? वॉल्यूम है। तो आज भी इस रूम का वॉल्यूम उतना है, कल भी उतना रहेगा, परसों भी उतना रहेगा, चेंज थोड़ी ना होने वाला है। तो जो सॉलिड हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मैंने एग्जांपल दी थी कि 1 लीटर दूध ले लीजिए, उस दूध को जिस मर्जी कंटेनर में डालिए, अगर 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पतीले में डालोगे तो 2 लीटर हो जाएगा और जग में डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। जितना लीटर दूध है उतने लीटर रहने वाला है। ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। नेक्स्ट गैस देखते हैं अब यहाँ पे। जो गैस है दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। फिक्स वॉल्यूम आगे लगा दीजिए क्रॉस, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि इस दीवार में जितनी एयर है वो उस गैस का वॉल्यूम है। अगर मैं इस रूम को छोटा कर दूंगा तो भी एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो मैं इस कमरे को बड़ा कर देता हूँ, इस दीवार को आगे ले जाते हैं, तो क्या होगा? तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो गैस जो है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो बढ़ता रहता है। अगर छोटा रूम है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर बड़ा रूम है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है कि इनको दबाया जा सकता है कि नहीं दबाया जा सकता है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड को। ये डस्टर है मेरे पास, इसको कंप्रेस करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनको कंप्रेस किया जा सकता है लिक्विड को, इनको थोड़ा बहुत किया जा सकता है कंप्रेसिबल। कैसे? बैलून लीजिए, उसको पानी से भरिए, उसको जितना दबा सकते हैं बस। थर्ड एयर है, गैस है, इसको भी आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसिबल। ये इस रूम में एयर है और देखिए मैं इस रूम में हाथ लेके ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो एयर के बीच में से हाथ लेके जा रहा हूँ ना, तो एयर जो है वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों कंप्रेसिबल हैं, ये कंप्रेसिबल
नहीं है। चलो फोर्थ करते हैं, फोर्थ पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट आ सकता है इनकी स्ट्रेंथ पे। अब क्योंकि ये सॉलिड है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, ये हार्ड है, तो हार्ड को साइंस में बोलते हैं रिजिड। ये थोड़ा रिजिड है। और जो ये है लिक्विड जो है, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लूइड। फ्लो कर सकता है, एनीथिंग एनी मैटर विच कैन फ्लो, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस, इन दोनों को फ्लूइड बोला जाता है। लिक्विड और गैस जो है, एनी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लो नहीं कर सकता, ये डस्टर रख दीजिए, ये फैलेगा नहीं कहीं पे भी। इंक फैल जाती है हमारे पेन की, और हवा भी फैल जाती है। तो लिक्विड और जो गैस है, ये क्या है, ये फ्लूइड है। चलिए आगे की प्रॉपर्टीज करते हैं, इनको इरेज करके नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके। चलिए चार प्रॉपर्टीज कर ली थी, पांचवी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डेंसिटी की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पेपर में कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी समझिए, डेंसिटी क्या चीज़ है। डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी वॉल्यूम में कितना अमाउंट भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 1 किलो कॉटन लेता हूँ और 1 किलो आयरन नेल्स लेता हूँ। लोहे की कोई चीज़ ले लेते हैं 1 किलो, और 1 किलो ले लेते हैं कॉटन। अब हमें क्या करना है, जो कॉटन है चाहे वो 1 किलो है, फिर भी वो हमको हल्की लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, उसके बीच में क्या है, हवा है। लेकिन हम अगर मैं आयरन ले लेता हूँ तो क्योंकि वो थोड़ी जगह घेरेगा, कॉटन जो है वो ज़्यादा जगह घेर लेती है, लेकिन वेट फिर भी हमें कम लगता है। और जो आयरन है वो थोड़ी जगह लेगा, 1 किलो आयरन जो है वो बहुत थोड़ी जगह लेता है, लेकिन उसका भार बहुत ज़्यादा लगेगा हमें। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो कम जगह में ज़्यादा भार लगाए, जब कम जगह में ज़्यादा अमाउंट में है, उसको क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी वाला। फॉर एग्जांपल बड़ी डेली लाइफ की एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी। दूध और पानी में से कौन ज़्यादा गाढ़ा है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स दूध की। अब बात करते हैं दूध और दही में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? ऑफ कोर्स दही की। अब दही और मक्खन में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? मक्खन की। तो डेंसिटी का मतलब है, अगर हिंदी में बोले तो गाढ़ापन। कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है, उसमें कितने अमाउंट में ज़्यादा सामान भरा हुआ है। क्लियर है? तो डेंसिटी उसके हिसाब से सॉलिड की ज़्यादा है, क्योंकि इसके उतने एरिए में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, उतने एरिए में इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हैं, और इसके तो बहुत ही कम है। तो इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो डेंसिटी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है। इसकी मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है इन बिटवीन, एवरेज डेंसिटी इसकी। और इसकी मिनिमम डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी है, आप हवा का जितना मर्जी बड़ा बैलून बना लें, वो चाहे जितनी मर्जी जगह घेर ले, वो हमको कभी भी हैवी नहीं लगेगा, वो हमको हवा लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है। सॉलिड थोड़ा सा भी लेंगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। चलिए तो 6th पॉइंट हम करते हैं, लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ का, बाकी प्रॉपर्टीज़ हम फिर करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने कर लिया है। तो जो 6 प्रॉपर्टी है इनकी, वो हम बात करते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें पहला पढ़ा है इसकी शेप फिक्स नहीं होती, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये रिजिड होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। और फिर हमने पढ़ा है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक वर्ड आता है, फिजिक्स का वर्ड है वैसे तो, काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम मिनिमम लिख देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो चीज़ रेस्ट पे है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और जो चीज़ मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो द एनर्जी विच इज़ अकम्पनाइड बाय मूविंग ऑफ ए पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तब उसमें जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से मूव कर रहा है? गैस के पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पास बहुत स्पेस है।
तो ये सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इनकी बात करते हैं, इनके पास मॉडरेट होगी, इन बिटवीन। मॉडरेट का मतलब है सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। इनकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल पास पास हैं। अब क्योंकि पास पास हैं तो मूव ही नहीं कर सकते। अब अगर मूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हाँ जी, मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये हमने पढ़े सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ करते करते ही हमने इनके डिफरेंस भी कर लिए हैं। क्लियर है? तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ के, जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से गैस कैसे बनता है, और गैस से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है, ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक ट्रायंगल है, मान लीजिए हमने सॉलिड को लिक्विड बनाना है। हम बात कर लेते हैं पानी की, ले लेते हैं। पानी जब फ्रीज हो जाता है तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड में भी मिल जाती है, लिक्विड में भी मिल जाती है और गैस स्टेट में भी मिल जाती है। जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसको आइस बोलते हैं, जब लिक्विड स्टेट में होती है तो उसको वाटर बोलते हैं, और जब गैस स्टेट में होती है तो उसको वेपर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है आइस, उसको हमने गर्म किया तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड बन जाएगा किस फॉर्म में, वाटर बन जाएगा, वाटर। पानी बन जाएगा, पानी, अरे पानी। तो अब जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, गैस बन जाएगा। क्लियर है? जब भी हम पानी को उबालते हैं तो देखते हैं ना, भाप बन जाती है, ऊपर उठ जाता है। हाँ, हिंदी में बोलते हैं भाप, इंग्लिश में बोलते हैं वेपर, और हिंदी में बोलते हैं इसको भाप। चलिए, तो सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को गर्म किया, गैस बन गया। तो इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब सॉलिड को गर्म करके लिक्विड बन जाए तो इस चीज़ को बोलते हैं मेल्टिंग। हाँ, रात को जब घूमने जाते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं ना, तो गर्मी की वजह से वो आइसक्रीम जब पिघल जाती है तो बोलते हैं ना मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई जी, तो मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड बन जाए तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस। जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, लिक्विड को, और वो गैस बन जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। इसको याद ऐसे किया जा सकता है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं, वेपर। तो वेपर बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोराइजेशन। क्लियर है दोस्तों? अब उल्टा चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। अब क्या है, अब हमने गैस से लिक्विड बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करा था, हीट करा था, यहाँ पे भी हीट करा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कूल। क्या करेंगे, कूल। और जब गैस को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिक्विड। और लिक्विड को कूल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉलिड। जब गैस को कूल करके लिक्विड बना ले तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन। चलिए नेक्स्ट, लिक्विड को जब हम सॉलिड बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जब पानी को ठंडा करके बर्फ़ बना लेते हैं, हम आइस बना लेते हैं, तो बोलते हैं ना, हाँ जी, आइस कहाँ रखते हैं, कहाँ मिलती है आइस, फ्रीज़र में। ठीक है, तो आइस फ्रीज़र में मिलती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। जब भी लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्लियर है दोस्तों? अभी आपको ये एक ट्रायंगल बना देते हैं। चलिए, कई बार क्या होता है, सॉलिड इतना ज़्यादा उतावला होता है कि वो जल्दी जल्दी में गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब सॉलिड लिक्विड बने बिना ही, लिक्विड नहीं बनता, सीधा ही क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों, सब्लिमेशन। मुझे लगता है आपको एंगल पे देखना पड़ रहा होगा, थोड़ा सा गर्दन घुमा के देख लीजिए, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ना समझ आया तो इस वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए।
तो सॉलिड को जब भी हम गर्म करें और सीधा गैस बन जाए, लिक्विड ना बने, लिक्विड बनने से पहले ही गैस बन जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब इसका रिवर्स भी है, वाइस वर्सा भी है। सपोज करिए कोई गैस को ठंडा करें और लिक्विड बनने से पहले ही सॉलिड बन जाए, तो उस प्रोसेस का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं जी उसको? डिपोजिशन। तो क्लियर है दोस्तों, ये हमने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर का स्टेट है वो कहाँ से कैसे कैसे चेंज हो सकता है। तो ये एक ट्रायंगल है, इस वीडियो को पॉज करके ये ट्रायंगल नोट कर लीजिए, आपके बड़े काम आएगा। सॉलिड को गर्म करा लिक्विड, लिक्विड को गर्म करा गैस, मेल्टिंग इवेपोरेशन। दोबारा गैस को ठंडा करा लिक्विड, लिक्विफिकेशन, लिक्विड को ठंडा करा सॉलिड, फ्रीजिंग। जब सॉलिड सीधे ही गैस बन जाए, सब्लिमेशन। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हो जब सॉलिड सीधा गैस बन जाता है सब्लिमेशन की? हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, उनमें जो गैस होती है वो अंदर पहले सॉलिड होती है, लेकिन जैसे ही उसको कंप्रेस करते हैं और वो बाहर आती है तो वो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। और वही गैस अंदर क्या होती है? लिक्विड। जैसे ही बाहर आती है तो फोम का रूप ले लेती है, सॉलिड का रूप ले लेती है, तो इसको क्या बोल देते हैं? सॉलिड। जब अंदर होती है तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है, जब वो गैस अंदर होती है तो वो एक लिक्विड होती है, गैस फॉर्म में होती है, गैस में, तो वो क्या बन जाती है? सॉलिड। तो ये एक डिपोजिशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर? अब सॉलिड से गैस कोई चीज़ बनी हो, कोई चीज़ सॉलिड हो और वो सीधा ही गैस बन गई हो, ऐसी कोई इवेपोरेशन, ऐसा कोई टॉपिक सोचिए। एक गैस आती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, वही होती है फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले सिलेंडरों में। तो वही है इसकी एग्जांपल सब्लिमेशन और डिपोजिशन की।